नमस्कार दोस्तों, दिस इज प्रतीक मोदी। वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ रिवॉल्यूशन आईएएस एंड इनिशिएटिव ऑफ राज मल्होत्रा's आईएएस। सो दोस्तों, ये हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स सीरीज है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस में 10 यूनिट्स बताई गई हैं, जिनमें से इंडियन पॉलिटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इम्पॉर्टेंट पार्ट दिया गया है। तो ये हमारी सीरीज में आज हम पहला टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, जो इंडियन पॉलिटी का है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के बारे में जानने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, बेसिक इंफॉर्मेशन असेंबली से संबंधित उस पर काम करेंगे स्लाइड्स के माध्यम से। सबसे पहले तो संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत का जो संविधान है वो एक प्रॉपर बॉडी के द्वारा फ्रेम किया गया था। संविधान लागू होने के पहले का जो समय था, उस समय पर जो ब्रिटिशर्स आए, उनसे पहले हमारे यहाँ पर धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से चीजें चलती थी। ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने लॉ बनाने स्टार्ट करे, लेकिन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडियंस हमेशा से चाहते थे कि हम खुद के द्वारा बनाया गया हुआ संविधान अपने देश में लागू करें। ये सपना हमारा 1946 में पूरा होगा, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत को छोड़ने के साथ साथ भारत को संविधान बनाने का एक संप्रभु, एक सोवरेन असेंबली बनाने की परमिशन देगा। तो उससे शुरू करते हैं। तो इट वाज अ बॉडी फॉर्म्ड टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये बनी किसके अंडर थी? तो इट वाज क्रिएटेड अंडर कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। एमपीपीएससी ने ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था, और कब किया गया था? तो 1946, एंड टू बी मोर प्रिसाइज 9 दिसंबर को इसकी पहली सिटिंग हुई थी। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द असेंबली वाज हेल्ड ऑन December 9, 1946। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। अब एमपीपीएससी प्रीलिम्स में एमपीपीएससी का जो पैटर्न रहता है, उसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को काफी ज्यादा टेस्ट किया जाता है, इसलिए आपको फैक्ट्स को भी याद करना है और कोशिश करें कि आप उनको स्टोरी के फॉर्म में याद रखें, है ना। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्सेप्ट इंडिया में दिया था एम.एन. रॉय ने। ओके, ही वाज अ लेफ्टिस्ट लीडर, एंड एम.एन. रॉय के अलावा स्वराज पार्टी ने भी इसकी बात करी थी। एंड वी वर ट्राइंग, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज ट्राइंग कि हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का जो परमिशन है या जो अधिकार है वो मिले। ये अधिकार हमें कब मिलता है? 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान में। और इसके तहत सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, ये इंडिया का ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट कर रही थी। क्या ट्रांजिशन था? फ्रॉम ब्रिटिश रूल टू सेल्फ गवर्नेंस, एंड दैट वाज इंडिपेंडेंस। क्योंकि भारत जब आजाद होगा तो आजादी मिलने के साथ हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी होंगी। संविधान सभा उन जिम्मेदारियों को भी रिप्रेजेंट करती थी कि ये जो ट्रांजिशन है ये स्मूथ हो, और फ्यूचर के लिए कैसा भारत हम बनाना चाहते हैं, उन सब चीजों को तय करना भी इसका ही काम था। अब असेंबली का जो प्राइमरी टास्क था वो तो था कि ड्राफ्ट बनाना, एक कच्चा मसौदा तैयार करना संविधान का, ड्राफ्ट बनाने के साथ साथ उसको अडॉप्ट भी करना। ये भी संविधान सभा का ही काम था। संविधान सभा ने ये काम बखूबी किया। अब ये जो ड्राफ्ट था, इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, एंड इसी दिन को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं अभी, संविधान दिवस। ओके, इस दिन हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया। साथ में ये डेट प्रीएम्बल में मेंशन है, लेकिन क्या संविधान इसी दिन लागू हुआ या एनफोर्स हुआ? तो नहीं, उसका डेट अलग है। अब संविधान को लागू करने की डेट आप लोगों ने सुना होगा 26 जनवरी 1950। अब ये डेट में 2 महीने का अंतर है, और अलग अलग डेट क्यों है ना, तो उस पर बात करते हैं। 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द असेंबली। सो असेंबली हैड टू बेसिक टास्क, वन वाज टू draft the constitution and other was to adopt the constitution was adopted on November 26, 1949। अब इस दिन हमने उसे लागू क्यों नहीं किया? तो इसके पीछे देखें तो हमारा 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन
1929 उस दिन डिसाइड हुआ था, दिसंबर के महीने में 1929 में डिसाइड हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिसाइड किया कि 26 जनवरी को हम सब पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे 1930 से। और 26 जनवरी का दिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा। हर साल ये पहली बार था जब भारत से किसी एक संगठन ने पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की थी। अब जब हम आजाद हुए तो हम चाहते थे कि 26 जनवरी का दिन हमेशा भारत के इतिहास में अमर हो जाए, और इसी वजह से हमने रिपब्लिक डे उस दिन मनाने का निर्णय लिया। और यही कारण है कि ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26, 1949, इट वाज एनफोर्स्ड फ्रॉम 26 जनवरी 1950। ओके, तो यहां पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। संविधान सभा कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 1946 में बनी। हमने देखा कि नवंबर 26 को डेट ऑफ अडॉप्शन था, डेट ऑफ एनफोर्समेंट ये है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। अब कंपोजिशन की बात करें संविधान सभा की, तो संविधान सभा को बनाने के पीछे उसको बनाने का एक तरीका था, कैसे बनाई गई। तो इट वाज अ पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? पार्शियली इलेक्टेड मतलब संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे वो उनमें से कुछ सदस्य चुनकर आए हुए थे और कुछ सदस्य नॉमिनेट होकर आए थे। तो उनका हमें फैक्ट है, डेटा याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो ओरिजिनल जो असेंबली बनी उसमें 389 मेंबर्स थे, 389 मेंबर्स, है ना। इनमें से 292 वर इलेक्टेड, 292 members were elected from provinces and 93 members were nominated by princely states. Okay, ये टोटल संख्या थी 389। इनमें से 292 थे वो इलेक्टेड थे। अब इलेक्टेड थे यानी प्रोविंसेस से इलेक्टेड थे, ये ब्रिटिश प्रोविंसेस से थे, क्योंकि जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थे वहां पर किसी प्रकार के इलेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था, है ना। लेकिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में प्रिंसली स्टेट्स ने भी सहभागिता निभाई थी, और इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा सरदार पटेल और वीपी मेनन का। अब जो प्रिंसली स्टेट्स थे, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश से ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, ओके, ऐसे स्टेट्स, इनसे कैसे लोग पहुंच रहे हैं वहां पे, तो वहां से नॉमिनेट करने को बोला गया था, इनको नामित किया गया। तो ऐसे 93 लोग थे। वहीं बहुत सारे क्षेत्र थे जो ब्रिटिश प्रोविंसेस में थे, जैसे सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, जबलपुर वाला क्षेत्र जो था, तो वहां पर इलेक्शन का कंपोनेंट आ चुका था, इनडायरेक्ट इलेक्शन का, थ्रू वेरियस लेजिस्लेशंस लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो वहां से 292 लोग चुनकर पहुंचते हैं वहां पर, और ये मिला के 389 लोग पहुंच गए। साथ में 4 जो लोग थे वो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस से थे। तो यहाँ पर ये 4 लोग और थे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से। अब ये 389 मेंबर्स हुआ करते थे ओरिजिनल। अब जैसा कि आप लोगों को पता है, उस समय पर मुस्लिम लीग लेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना वो सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे। और जैसे ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन होता है या घोषणा भी होती है, तो जिन्ना जो थे उन्होंने डायरेक्ट एक्शन कॉल दे दिया था। अगस्त 1946 में देश भर में धार्मिक आधार पर दंगे स्टार्ट हो गए, कम्युनल वायलेंस एट अ वेरी एक्सट्रीम लेवल, और मुस्लिम लीग ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को काम करना मुश्किल कर दिया, दूभर कर दिया। अब संविधान सभा क्योंकि काम ही नहीं कर पा रही थी, और इसके पीछे कारण था मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि पार्टीशन हो, जो कि उनकी डिमांड माउंटबेटन प्लान में एक्सेप्ट कर ली गई थी, जिसको हम बोलते हैं 3 जून प्लान। अब ये डिमांड एक्सेप्ट होने के बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो पुरानी बनी थी, इन विच वी हैड 389 मेंबर्स, इसका विभाजन होगा। जिस प्रकार से भारत पाकिस्तान का विभाजन होना था, उसी के अनुसार इसका भी विभाजन होना था। और विभाजन के बाद की स्थिति पर बात करें तो टोटल इसमें 299 मेंबर्स बचेंगे। तो ओरिजिनली इट हैड 389 मेंबर्स, इसमें से
299 मेंबर्स फाइनल असेंबली में, जो भारत की ओरिजिनल असेंबली से हटके बनेगी नई असेंबली आफ्टर पार्टीशन, इतने मेंबर्स की संख्या बचेगी 299, है ना। अब ये जो 299 मेंबर्स थे, याद रखिए, ये ही हमारी फाइनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहलाएगी, भारत की संविधान सभा, है ना। और जैसा कि हम देख चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो इलेक्शंस थे, इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे। ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जाए कि चुनाव किस प्रकार के थे, तो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं थे। इलेक्शन दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इलेक्शन फॉर एग्जांपल एमपी पार्लियामेंट के इलेक्शंस हो, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा के इलेक्शंस हो, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन, वो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं जिनमें हम लोग डायरेक्टली अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा एमपीज, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उस समय पर जो चुनाव हुए थे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन का ही एक एग्जांपल है, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे। एंड एज वी हैव ऑलरेडी सीन कि इट वाज अ पार्शली नॉमिनेटेड पार्शली इलेक्टेड बॉडी, ठीक है। सो इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से, इसमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का एलिमेंट भी था तब, है ना। मेनली असेंबली में तीन मुख्य कम्युनिटीज थी, जनरल जिसमें हिंदू जैन आते थे, बौद्ध, एक मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन था और सिख कम्युनिटी को, तो तीन मेजर कम्युनिटीज कवर हो रही थी, जिनमें जनरल या हिंदू कम्युनिटी वाज अ ब्रॉड कम्युनिटी, जिसमें नॉट जस्ट हिंदूज, अलोंग विद हिंदूज देयर वर जैन्स, बौद्ध, पारसीज आल्सो, दे वर इन्वॉल्वड इन हिंदूज। ओके, अब असेंबली को बनाने के साथ ही ये निर्णय करना था कि उसका चेयरमैन कौन होगा, है ना, या प्रेसिडेंट। तो एक बात ये फैक्ट याद रखें कि प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या चेयरमैन उस समय पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये थे। अब इनके बारे में बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के चेयरमैन होने के साथ साथ बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बनेंगे। ये बिहार के रहने वाले थे और एक फेमस गांधीयन लीडर भी थे और स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख भूमिका भी इन्होंने निभाई थी। इनको अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि इनकी छवि सभी राजनीतिक दलों में अच्छी थी और इनको कोई अपना दुश्मन नहीं मानता था। इनका संबंध मध्य प्रदेश से बात करें तो 1939 के त्रिपुरी सेशन, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का त्रिपुरी, जो कि प्रेजेंट डे जबलपुर, जो इकलौता सेशन मध्य प्रदेश में होता है, जबलपुर में हुआ था। त्रिपुरी सेशन में जब सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बनने के लिए चुने गए थे, जिन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को हराया था, उनको हराने के बाद जब गांधी जी ने ये बोल दिया कि पट्टाभी की हार हमारी, मेरी हार है, और गांधी जी ने उस इलेक्शन को, मैं सुभाष चंद्र बोस की हार से, जीत से काफी दुखी हो गए थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने भी रिजाइन कर दिया था। रिजाइन करने के बाद जो अगला व्यक्ति राष्ट्रपति बना था या उस सेशन का प्रेसिडेंट बना था, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, जो बाद में चल के भारत के पहले राष्ट्रपति भी बनेंगे। अगले लेक्चर में हम इनके टेन्योर के या इनके उस कार्यकाल के समय की बातें भी करेंगे, राष्ट्रपति वाले टॉपिक में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, ही वाज परमानेंट प्रेसिडेंट, ये भी कह सकते हैं, इस तरीके से भी पूछा जाए तो परमानेंट प्रेसिडेंट थे असेंबली के। परमानेंट प्रेसिडेंट क्यों? क्योंकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुना गया था। ओके, अब संविधान सभा बनने के बाद संविधान सभा को काम करना था, क्या काम करना था? संविधान का ड्राफ्ट बनाना था। अब संविधान का ड्राफ्ट बनाने के लिए जो 299 लोग थे, वो सभी लोग एक साथ तो काम नहीं कर सकते थे, तो इसको काम को आसान करने के लिए उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर उनमें काम बांट दिया। इनको बोला जाता है कि संविधान सभा में इंपॉर्टेंट कमेटीज थी। ओके, अब ये जो कमेटीज थी,
हमें एग्जाम के लिए इनके बारे में पढ़ना होता है, स्पेशली इनके चेयरमैन को याद रखना होता है। तो इन कमेटीज की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी। ओके, अब जैसा कि हमने देखा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का सबसे इंपॉर्टेंट काम था ड्राफ्ट बनाना, ओके, संविधान का। और इसके लिए कौन, मतलब किसको चुना जाए, कौन इतना काबिल हो कि भाई वो जिसको इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी सभी चीज की जानकारी हो, क्योंकि हमें ऐसा संविधान बनाना था जो भारत के संपूर्ण डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज करे, सभी चीजों को अपने में समाहित करे और भारत को एक राष्ट्र के रूप में उदय होने में सहभागिता निभाए। महात्मा गांधी के कहने पर ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी ने उनके चिर प्रतिद्वंदी थे डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर उस समय के ही वॉज द टॉलेस्ट ऑफ दलित लीडर एंड ऐसा कहा जाता है कि ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड इंडियन ऑफ दैट टाइम, है ना। तो डॉक्टर अंबेडकर को इस काम के लिए चुना गया और ड्राफ्टिंग कमेटी की कमान उनके हाथ में सौंपी गई। इस वजह से डॉक्टर अंबेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो इनका नाम याद रखना है हमको, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनको, इनके बारे में इसलिए भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है क्योंकि इनका जन्म महू जो है आज का मध्य प्रदेश के इंदौर में, वहां पर हुआ था, है ना। इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। ही वॉज फ्रॉम अनटचेबल कम्युनिटी एंड डिस्पाइट दैट ही रोज टू हाइट्स ऑफ द एकेडमिक एक्सीलेंस। डॉक्टर अंबेडकर वॉज चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ये कमेटी जो थी इसका सबसे महत्वपूर्ण काम था क्योंकि इसको संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना था। अब ये ड्राफ्ट किस रूप में तैयार है, कैसे करते थे, तो सपोज करें कि किसी व्यक्ति को या कुछ लोगों को फंडामेंटल राइट्स के बारे में अपने विचार देने हैं। कोई चाहता है कि आजादी के बाद हमारे देश का जो संविधान हो उसमें समानता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी हो, तो अब क्या करा जाए, तो एक कमेटी बना दी गई, कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। ओके, अब जितने भी लोग इससे संबंधित विचार देना चाहते हैं तो वो इस कमेटी के चेयरमैन सरदार पटेल इनको सबमिट कर देंगे। ओके, और ये कमेटी सभी राइट्स को एक साथ कंपाइल करके इस ड्राफ्टिंग कमेटी को दे देगी। ओके, तो अब आप लोगों को एग्जाम के लिए क्या याद करना, ये तो कॉन्सेप्ट हुआ। एग्जाम के लिए आपको इनके चेयरमैन याद रखने रहेंगे। और भी कमेटीज हैं, हम यहाँ पर कुछ कमेटीज जैसे यूनियन पावर्स कमेटी, इसके चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित नेहरू वॉज इट्स चेयरमैन। फंडामेंटल राइट्स कमेटी के चेयरमैन भी सरदार पटेल थे। माइनॉरिटीज कमेटी के चेयरमैन भी सरदार पटेल थे। इसके अलावा प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके चेयरमैन भी सरदार पटेल थे। और स्टीयरिंग कमेटी जिसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये कुछ कमेटीज हैं। आप ये स्लाइड पॉज करके यहाँ पर ये याद रखें, ये एग्जाम में अगेन एंड अगेन पूछा जाता है। ओके, तो अभी हमने जो देखा कि भाई अलग अलग कमेटीज थी, हमने अभी कई सारे फैक्ट्स देखे। जैसा कि मैंने बताया, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रीलिम्स की परीक्षा में फैक्ट्स पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अनलाइक यूपीएससी जहां पर कॉन्सेप्ट्स से पूछा जाएगा, यहाँ पर आपको फैक्ट्स, दे शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। ओके, तो इसलिए हम लोग फैक्ट्स पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। अब हम यहाँ पर कुछ फैक्ट्स और देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो ये डेट वैसे पहले भी आ चुकी है, ये 9 दिसंबर 1946, ये डेट याद रखना, ये पहली बैठक हुई थी। उस दिन कितने लोग थे, तो 207 लोगों ने अटेंड किया था वो सेशन। ओके, विमेन रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो उस समय असेंबली में 15 महिलाएं थी, है ना, जिनमें प्रमुख थी सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, हंसा मेहता। विजय लक्ष्मी पंडित वॉज सिस्टर ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड सरोजनी नायडू, इनके बारे में देखें कि ये कहाँ की गवर्नर बनी है। ओके, इनके बारे में देखें, कमेंट में बताएं। अब संविधान सभा का जो कार्यकाल था वो पूरा का पूरा 2 साल, 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 18 डेज, 2 साल 11 महीने 18 दिन, इतना समय लगा था संविधान सभा को भारत का संविधान तैयार करने में। ये हो सकता है कि आपको लगे कि इतना समय क्यों लगा भाई, 3 साल में 12 दिन। ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जो संविधान बनाना था वो भारत की डाइवर्सिटी के नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को इंस्टिल करके उसमें मिला के बनाना था। और ये संविधान सभा का बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आज़ादी के 75 साल के बाद से ज़्यादा होने के बाद भी हमारा देश
इंडिया स्टैंड्स यूनाइटेड एंड इंटीग्रेटेड, एकता और अखंडता के साथ अभी भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है और संविधान का इसमें महत्वपूर्ण रोल है। तो ये दिखाता है कि कई चीजों में समय लगता है, लेकिन अगर आप उनको ठीक से करते हैं, है ना, तो वो आपके फ्यूचर की नींव स्ट्रांग रखते हैं। तो संविधान सभा भी वही काम कर रही थी, आने वाले कल की भारत की नींव रख रही थी, और वो नींव मजबूत रखी गई है। और भले ही समय लगा है इसमें, तो ये लगभग समय लगा है, याद रखें 3 साल से 12 दिन कम लगे हैं, है ना। अब ड्राफ्ट, जो फाइनल ड्राफ्ट था संविधान का, वो कंप्लीट हो जाता है 26 नवंबर 1949 को, और इसलिए इसको डेट ऑफ अडॉप्शन बोला जाता है। ओके, जैसा कि हम आगे भी पहली स्लाइड में भी देख चुके हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने बोला कि भाई हमारा काम यहाँ पे खत्म होता है, संविधान कंप्लीट हो चुका है, उसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग हो गई थी, डिस्कशन हो गया था, डॉक्टर अंबेडकर ने एक एक प्रोविजन पर अपने विचार रख दिए थे और ये फाइनल हो गया, है ना। तो असेंबली का पूरा ये जो समय था, इतना समय लगा। इस दौरान 2 साल 11 महीने 18 दिन के दौरान कमेटी ने या असेंबली ने 11 सेशन, 11 बैठकें हुई। अब 11 बैठकें हुई, आप कहेंगे कि 3 साल में 11 ही बैठक हुई। बैठक का मतलब होता है, सेशन का मतलब होता है कि लगातार कितने दिन बैठ रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से 11 सेशंस हुए थे टोटल। लेकिन दिन की बात करें तो दे सेट फॉर टोटल 165 डेज। ओके, तो इतने दिन उन्होंने, इतनी बैठकें हुई। इस तरीके की इंफॉर्मेशन एमपीपीएससी टेस्ट कर लेता है। अब संविधान सभा जो काम कर रही थी, तो संविधान सभा को सबसे पहले एक टारगेट दिया गया। उसे क्या बोलते हैं टारगेट? मतलब जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव कराया सबसे पहले। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ऑब्जेक्टिव बोले तो उन्होंने बोला कि जो असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते में इन बातों का ध्यान रखना है। किन बातों का? कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होंगे? सोवरेनिटी ऑफ द पीपल, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, एडिक्वेट सेफगार्ड्स फॉर माइनॉरिटीज। या आप देख सकते हैं कि हमारा जो अभी का प्रियम्बल है, संविधान की प्रस्तावना है, वो इसी पर आधारित है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के ऊपर। और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? तो इट वाज बाय जवाहरलाल नेहरू। ओके, किस दिन प्रपोज किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946। ओके, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई, 11 को, और ये तीसरा दिन 13 दिसंबर। ये सेशन पहला ही कहलाएगा। ओके, सेशन पहला कहलाएगा, सिटिंग अलग कहलाएगी। ओके, अब इसको अडॉप्ट कब किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को सभी मेंबर्स ने इसको रीड किया, समझा, और दे अग्रीड कि भाई ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अडॉप्ट करते हैं। तो 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड। ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर। अब डॉक्टर अंबेडकर का इसमें क्या रोल था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने में? तो जैसा कि हम देख चुके हैं कि ही इज नोन एज फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के पिता कहा जाता है इनको। ही वॉज चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ये बात हम देख चुके हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन का विजन, स्ट्रक्चर किस तरीके से डिवाइडेड होगा, वो सब चीजें देखने में, बनाने में इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा था। ठीक है, इन्होंने ही, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में सोशल जस्टिस की भावना को इंक्लूड, इनकलकेट किया। सोशल जस्टिस मतलब उन्होंने ये बात रखी कि भारत में लोकतंत्र जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि पॉलिटिकल के साथ साथ सोशल और एजुकेशनल डेमोक्रेसी भी भारत को बनाना है। सोशल एंड इकोनॉमिक, माफ कीजिए, सोशल एंड इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट until it is whole, it is holistic in framework. For example, अगर हम सिर्फ संविधान में फंडामेंटल राइट्स तक ही सीमित रह जाते तो सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते। लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक नहीं होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी पहलुओं को समाहित करना होगा। जब तक हमारे देश से जातिवाद
संप्रदायवाद, ये सब समस्याएं नहीं जाएंगी तब तक डेमोक्रेसी विल बी जस्ट अ टॉप सॉइल। ओके, सो डॉक्टर अंबेडकर ने इन आइडियाज को कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्टिल किया, जैसा कि हम पढ़ेंगे आगे फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में, डीपीएसपी के चैप्टर में। तो डॉक्टर अंबेडकर के विजन की वजह से हमारा जो संविधान है वो सभी वर्गों को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा या संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बनाया गया था उसमें क्या क्या सैलिएंट फीचर्स थे। तो सबसे पहले तो प्रीएम्बल है, इनको हम वन बाय वन आने वाले लेक्चर सीरीज में पढ़ेंगे। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की जो बात है की गई है। यहाँ पर उन्होंने संविधान में जो बनाया उसमें फेडरल स्ट्रक्चर को पे ध्यान दिया, जिसमें स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है। इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। आर्टिकल 1 says India, that is Bharat, shall be a union of states. Okay, so there will be states. भारत संघ है, okay, लेकिन इस संघ में सेंट्रल गवर्नमेंट इज स्ट्रॉन्ग, तो सेंटर स्ट्रॉन्ग है, ये बात है। फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया गया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ साथ बाई कैमरल लेजिस्लेचर भारत में लाया गया। बाई कैमरल लेजिस्लेचर मतलब राज्यसभा एंड लोकसभा विल बी देयर। फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज को भी ऐड किया गया है, इसके साथ में डीपीएसपी को भी ऐड किया गया है। ओके, इनके साथ साथ भारतीय संविधान में डीपीएसपी, इलेक्शन का कंपोनेंट, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल एस्पेक्ट बनाते हैं। अब हम देखें कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स जैसे एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, है ना। जैसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ओके, तो आपको वही यहाँ पे हमने कई बार बात कर ली, डॉक्टर अंबेडकर। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने संविधान को अडॉप्ट किस दिन किया, डेट ऑफ अडॉप्शन पूछी गई है तो 26 नवंबर। ओके, डेट ऑफ एनफोर्समेंट अलग है, काफी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। एनफोर्समेंट की डेट 26 जनवरी 1950 है और डेट ऑफ अडॉप्शन 26 नवंबर 1949। ये पूछा जाए कि ये डेट ऑफ अडॉप्शन कहां पर लिखी हुई है, तो इट इज मेंशन्ड इन प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना में मेंशन की गई है। हु प्रपोज द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, किसने प्रपोज किया है, तो इट वाज जवाहरलाल नेहरू। ओके, या फिर इसमें से ये पूछा जाए कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ द असेंबली, तो ये कौन इन चार में से संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो इट वाज महात्मा गांधी, हु वाज नॉट मेंबर ऑफ द असेंबली। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये अगेन रिवीजन के लिए बाद में कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या आप रख सकते हैं याद संविधान सभा से संबंधित। तो पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पारित हुआ जिस दिन 22 जनवरी 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था 15 अगस्त 1947 से लागू हो गया था, आजादी इसी दिन मिली थी। कॉन्स्टिट्यूशन का डेट ऑफ अडॉप्शन 26 नवंबर 1949 and date of enforcement January 26, 1950. So these were some of the main facts or dates which you need to remember for the exam related to the Constitution of India. Okay, and to conclude हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन रखी है हमारी संविधान सभा ने, एंड इन द फाउंडेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक इंडिया। ओके, तो आई होप आप लोगों ने ये फैक्ट्स और ये इंफॉर्मेशन समझ में आई है, आप लोगों ने इस पर ध्यान दिया। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी टॉकिंग अबाउट यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, इनके बारे में बात करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।